हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू यू। आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिशियल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कंजक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब को थोड़ा सा बीच में मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्लियर। और प्रैक्टिस सेशन आपके बाकी हैं एडवर्ब्स के, जो कि आफ्टर 2 डेज बाद फिर से रिज्यूम होंगे, ठीक है। तो ये सेशंस पहले आप कवर कर लीजिए। कंजक्शन के हार्डली 2 सेशन होंगे आपके, तो इनको आप कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर से हम लोग एडवर्ब की प्रैक्टिस पर रिज्यूम करेंगे। किन्हीं कारणोंवश एडवर्ब की प्रैक्टिस को मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए, टॉपिक जो है आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसकी रिक्वायर बहुत ज़्यादा पड़ती है जब आप खास तौर से कई भी टॉपिक आरसी वाले डील कर रहे हो। तो जैसे पैराजम वर्ड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज है। क्लोज पैसेज है, उनमें बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। सेंटेंस कंप्लीशन है, इनमें बहुत ज़्यादा कंजक्शन के यूसेज है। तो कंजक्शन ना केवल स्पॉटिंग एरर के बेस से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये आपका पैराजम वर्ड और क्लोज पैसेज के बेस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक है आपका कौन सा? कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन वर्ड जो है ये कंजक्ट से मिलकर के बना है। कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। कंजक्ट की बात करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना, कनेक्ट करना, क्लियर। तो इट इज़ अ वर्ड, अगर इसके बारे में हम लिखें तो इट इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स। इट इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स। क्या करता है ये वर्ड को कनेक्ट करता है, फ्रेज को कनेक्ट करता है, क्लॉज को कनेक्ट करता है, फ्रेज एंड क्लॉजेज, क्लियर। इन सभी चीज़ों को ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो पहली बात ये क्लियर है, वर्ड में सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं आपके, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, सभी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे एंड है, जैसे और है, जैसे दो है, जैसे बोथ है, ठीक है। इस तरीके से आप कंजक्शन, हालांकि बोथ तो नहीं यूज करोगे इसमें। इसी तरीके से जैसे आप एट को भी कंजक्शन के रूप में यूज करते हो। बिफोर है, आफ्टर है, इन केस है, बिफोर है, आफ्टर है, इन केस है, ये क्या है? ये कंजक्शंस हैं, क्लियर। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। फिलहाल यहाँ पर जब हम आगे बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की बात करेंगे, इनमें किस तरीके के कंजक्शंस बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन को वैसे तो हम कई पार्ट में ब्रेक करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कुम्युलेटिव होता है, एडवर्सेटिव होता है, क्लियर। तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ब्रॉडली जो कैटेगराइज करते हैं वो हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। उनमें से होते हैं कुछ हमारे, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये कौन से होंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन, 2 तरीके कंजक्शन हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, यू नो वेरी वेल, ये बनते हैं आपके किससे? फैन बॉयस से, FANBOYS। तो ये फैन बॉयस से बनते हैं। एक निमोनिक्स हमने बना लिया, फैन बॉयस, क्लियर। F इज स्टैंड फॉर, A इज स्टैंड फॉर एंड, N इज स्टैंड फॉर नॉर, B इज स्टैंड फॉर बट, O इज स्टैंड फॉर और, Y इज स्टैंड फॉर एट एंड S इज स्टैंड फॉर सो। तो ये बेसिकली आपके पास थोड़ा सा आइडिया मिला यहाँ पर कि ये हमारे कौन से हैं। ये हमारे सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखें रिमेनिंग फैन बॉयज, रिमेनिंग फैन बॉयज, फैन बॉयज को छोड़ करके जितने भी कंजक्शंस बचते हैं वो सभी आपके कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। जैसे इफ़ है, जैसे एज इफ़ है, जैसे एज दो है, एज दो है, जैसे एज मच एज है, एज मच एज, जैसे एज लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज है, क्लियर। इसी तरीके से आप यूज करते हो बिकॉज है, बिकॉज है, दो है, अनलेस है, दो है, अनलेस है,
क्लियर, ये सभी के सभी कंजक्शन नेवरदलेस है, ये सभी कंजक्शन हमारे कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। इन्हें मीनिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ के मीनिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो मीनिंग सभी के देख लीजिए, फिर एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ से जितनी बातें आपने यहाँ लिखी हैं और मोस्ट ऑफ द कंजक्शन कंजक्शन का एक 30 से 40% पार्ट आपने यहाँ पर लिख रखा है, और इन्हीं को जब आप इन्हीं का जब डेरिवेशन करोगे आप हर एक एक कंजक्शन का, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी और हर एक चीज़ अपने आप में एक क्वेश्चन जनरेट कर रही होगी। तो इफ़ मीनिंग होता है यदि, अगर, एज इफ़ एज दो का मतलब होता है मानो की, एज इफ़ एज दो मानो की, क्लियर, एज मच एज लॉन्ग एज जानते हो, क्लियर। और जैसे इसी में और लिखना चाहो तो आप जैसे प्रोवाइडेड लिख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बच्चे इनसे फैमिलियर नहीं होते और एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है बशर्ते, प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है बशर्ते, क्लियर। कई बार एज मच एज, एज लॉन्ग एज से प्रॉब्लम दे देता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, बारी बारी से सभी कंजक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कंजक्शन हम यहाँ से उठाते हैं, दैट इज़ फॉर। फॉर क्या है? एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। फॉर क्या है? एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में एक बात और ध्यान रख सकते हो कि ऐसे कंजक्शंस जो सेम रैंक की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे कंजक्शंस जो सेम रैंक की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, सेम रैंक की चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, क्लियर। अब इसी के फर्दर जब आप टाइप पढ़ोगे, क्युमुलेटिव है, एडवर्सेटिव है, वो सभी जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली हेडिंग होगी हमारी यहाँ पर क्या, फॉर, ठीक है। फॉर के बारे में देखिए हमें क्या सीखना है यहाँ पर, कि FOR जो है ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसके बारे में चीज़ें आपको समझनी हैं। फॉर एक्चुअल में अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा डिटेल में कर सकते हो उतना करने की कोशिश करें। जैसे फॉर के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, कि ये जो फॉर वर्ड है ये एक्चुअल में इसके दो फंक्शन होते हैं। एक कंजक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कंजक्शन होता है, और सेकेंडली ये क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। तो कंजक्शन और प्रपोजिशन दोनों की तरीके फंक्शन करता है कौन, फॉर, FOR, ठीक है। अब आप पहचानेंगे कैसे कब ये कंजक्शन है कब ये प्रपोजिशन है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आप उनमें अंडरलाइन करने की कोशिश करिएगा, बताने की कोशिश करिएगा फॉर कहाँ पर प्रपोजिशन है कहाँ पर कंजक्शन है। तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मैंने यहाँ पर लिखा, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन working for 5 hours. He has been working for 5 hours. पहला स्टेटमेंट लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करें तो मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा कि he went there for supporting his friends, एक ये दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया। मैंने कहा एक तीसरा एग्जाम्पल है, he did not attend the meeting, for he was ill, ठीक है। पहले तो तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग समझने की कोशिश करें, ठीक है। आइए समझते हैं, देखिए तीनों का मीनिंग। पहला कह रहा है ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, वह 5 घंटे से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, वह 5 घंटे से काम कर रहा है। ही वेंट देयर फॉर सपोर्टिंग हिज फ्रेंड्स, वह वहाँ गया अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने। ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर ही वॉज इल, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। अब अगर पहले वाले फॉर की चर्चा करें, इस वाले फॉर की, तो ये बता रहा है यहाँ पर टाइम, क्या बता रहा है यहाँ पर, टाइम बता रहा है। पहली बात क्लियर। दूसरे वाले पे आइए, कह रहा है यहाँ पर फॉर बता रहा है पर्पज, क्यों गया, तो ये बता रहा है पर्पज, ये बता रहा है पर्पज, ठीक है।
अच्छा, तीसरे वाले की बात करें तो ये जो फॉर लिख रहा है यहाँ पर, होपफुली आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये जो फॉर है ये बता रहा है रीजन, उसने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की, उसका रीजन क्या था, मीटिंग ना अटेंड करने का रीजन क्या था। तो यहाँ पर तीन बातें बेसिकली हमें समझ आई कि फॉर हमसे तीन बातें बता रहा होगा। जिस भी सेंटेंस में आप फॉर यूज कर रहे हो नॉर्मली ये तीन मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे कि फॉर टाइम बता सकता है, फॉर पर्पज बता सकता है, फॉर रीजन बता सकता है। ठीक है, तो अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ और एवरीथिंग विल बी क्लियर कि फॉर जो है जब भी आप टाइम बता रहे होगे और जब भी आप पर्पज बता रहे होगे उस केस में फॉर का यूज एज अ प्रपोजिशन करते हैं। लेकिन जहाँ पर ये रीजन बताने लगता है फॉर, वहाँ पर एज अ कंजक्शन यूज होता है। तब दोनों की अगर हम बात करें तो एक बात समझ में आएगी बंधु, क्या बात समझ में आएगी, ये टाइम बता रहा है इसलिए क्या है, प्रपोजिशन है। ये पर्पज बता रहा है इसलिए क्या है, प्रपोजिशन है। ये रीजन बता रहा है इसलिए क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से समझनी है। तो यहाँ पर अगर हम कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन के केस में ये रीजन बता रहा होगा, और रीजन बता रहा होगा। वो भी ना समझ पाओ तो आप मीनिंग निकाल लेना, मीनिंग मिलेगा हिंदी में क्योंकि। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको या तो टाइम बता रहा होगा या फिर पर्पज बता रहा होगा, टाइम बता रहा होगा या फिर पर्पज बता रहा होगा, दो काम कर रहा होगा। ठीक, अब कहेंगे सर ये बात तो चलिए हमने पहचान लिया, कोई भी स्टेटमेंट लिखा है उसमें फॉर कैसे काम कर रहा है ये हमने पहचान लिया। ठीक, कि फॉर कंजक्शन है या प्रपोजिशन है। ठीक, अब एक बात और समझो, देखो दो बातें यहाँ पर समझना कि ये वाली क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वाली क्लॉज आपकी कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज है। पहले तो मैं आपको क्लॉज लिखने का थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। देखो पीछे आपने होपफुली ये बात सीख रखी होगी, फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आप कहीं भी रखिए, कैसे भी लिखिए, ऐसे लिखिए सही है। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज आप ऐसे भी लिखिए। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा बाद में ही लिखी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पीछे मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर इतना फोकस इस पर हम नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो जरा एक बात समझना है यहाँ पे। अगर इसी स्टेटमेंट को, जो लास्ट स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लिखा फोर्थ वाला, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं यहाँ पर लिखता, ठीक है, ही डिड नॉट attend the meeting, he did not attend the meeting। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा फॉर ही वॉज इल, उसने मीटिंग नहीं अटेंड की क्योंकि वह बीमार था। क्या आप इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिएगा इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूँ, ही डिड नॉट attend the meeting, he did not attend the meeting because he was ill, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। आपने पहले वाले में फॉर लगाया, सेकंड वाले में बिकॉज लगाया है, और बातें दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है कहने का। बट डिफरेंस ये है कि एक में कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा रहे हो, एक में सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा रहे हो। बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और फॉर क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, तो सेंटेंस ये भी करेक्ट हो गया बंधु, सेंटेंस ये भी करेक्ट हो गया। फिर भी अभी एक बात क्लियर नहीं हुई कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो उसके लिए अगला सेंटेंस ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस स्टेटमेंट को पहले लिख दूँ, ले आऊँ किसको, बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा बिकॉज ही वॉज इल, सो he did not attend the meeting, क्लियर। ये देखिएगा, अब इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एक बात आपको समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपने बिकॉज लगा रखा है, बिकॉज के साथ एक क्लॉज लिख रखी है। अच्छा, ये बिकॉज क्या है, ये रीजन बता रहा है, रीजन बता रहा है ना। तो रीजन बता रहा है तो क्या रीजन बताने वाला
आगे कोई कंजक्शन आपको यूज करना चाहिए नहीं, इसने सो लगा रखा है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट केवल सेपरेटर का यूज कर लीजिए, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको समझ आई कि बिकॉज एक ऐसा कंजक्शन है जो रीजन बताता है, तो इसके साथ रीजन बताने वाला कंजक्शन यूज नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और समझिएगा, आप इसी तरीके से अगर ये सोचें कि सर फॉर वाले क्लॉज को पहले ले आए, तो ये लिटरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो स्टार्टिंग में नहीं लिखी जाती है, या कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं इन सिंपल, अगर आप समझना चाहें तो। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर और देखिएगा, मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा और ट्विस्ट देता हूँ। देखो मैंने कहा, एक बात और समझिएगा, अगले स्टेटमेंट मैंने कहा एज ही वॉज टायर्ड, एज ही वॉज टायर्ड सो ही ले डाउन, सो ही ले डाउन, है ना, क्योंकि वह थका हुआ था इसलिए लेट गया, क्योंकि वह थका हुआ था इसलिए लेट गया। आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, बस आपको उसको फ्रेमिंग को पकड़ना है। ठीक, और एक बार चीज़ क्लियर होगी तो हमेशा के लिए फिर क्लियर रहेगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखते ही सेंटेंस जज कर लोगे। ठीक, अच्छा एज के बारे में क्या जानते हो? बिकॉज तो केवल देखो, एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि एक बात यहाँ पर और समझ लेना, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर समझिएगा, बिकॉज होता है एंड बिकॉज ऑफ होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, बिकॉज जो होता है ये एज अ कंजक्शन यूज करते हो, कैसे यूज करते हो? एज अ कंजक्शन। जो बिकॉज ऑफ होता है ये एज अ प्रपोजिशन यूज होता है, दोनों में डिफरेंसेस ये हैं। ठीक है, हालांकि दोनों रीजन बता रहे होते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये हैं। तो कई बार बिकॉज और बिकॉज ऑफ के बीच में डिफरेंसेस पूछ लेता है, तो वो डिफरेंसेस आपको यहाँ से समझने हैं। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर जो मैं बताना जा रहा हूँ वो एज है। एज के भी पार्ट ऑफ स्पीच अगर देखेंगे तो दो पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे, एक एज एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, और एक एज जो होता है वो कंजक्शन होता है, कंजक्शन होता है। ठीक है, दो इसके भी दो फंक्शन होते हैं। जिस भी वर्ड के दो दो या मल्टीपल फंक्शन हैं उन पर आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जब एज एडवर्ब होता है तो बेसिकली ये डिग्री के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, डिग्री के बारे में बता रहा होता है। जब ये कंजक्शन होता है एज, उस केस में क्या काम करता है? उस केस में ये रीजन बताने का काम कर रहा होता है। तो सेंटेंस में बस ऐसे देख सकते हो कि जहाँ पर ये डिग्री बता रहा है वहाँ एज एडवर्ब हो गया, जहाँ ये कंजक्शन बता रहा है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये रीजन बता रहा है वहाँ कंजक्शन हो गया। इस सेंटेंस को पढ़ो, ये डिग्री बता रहा है क्या? किसी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है क्या? एज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। फिर से मीनिंग समझिएगा, क्योंकि वह थका हुआ था इसलिए लेट गया है। तो एज के बारे में जब अगर आप बात करोगे तो एज यहाँ पर क्या है? कंजक्शन के तरीके यूज हुआ है, और जब ये कंजक्शन के तरीके यूज हुआ है तो क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है। और जब ये रीजन बता रहा है तो क्या इसके साथ रीजन बताने वाला कोई दूसरा वर्ड लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगा पाएंगे तो फिर से ये अगेन क्या हो गया? सो गलत हो गया। इसकी जगह सेपरेटर का यूज कर लो। तो एज ही वॉज टायर्ड कॉमा ही ले डाउन, एज ही वॉज टायर्ड, ठीक है, कॉमा ही ले डाउन, ये स्टेटमेंट, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। तो बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे। ठीक है, तो एक स्टेप और मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको अगले स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, 7 था, हाँ जी 7 था। एट, मैंने कहा सिंस ही वॉज टायर्ड, सिंस ही वॉज टायर्ड, सिंस ही वॉज टायर्ड सो ही ले डाउन, सो ही ले डाउन, एक स्टेटमेंट ये लिखा। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो पहले तो ये समझ लो कि सिंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हम यूँ कह लें कि हमें पहले सिंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिंस के कितने फंक्शन होते हैं? तो देखो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि सिंस के कितने फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर के दो फंक्शन हो गए, फॉर वाला तो क्लियर हो गया कि फॉर के दो फंक्शन होंगे। फॉर के दो फंक्शन कौन कौन से होंगे? एक ये कंजक्शन होगा और एक ये प्रपोजिशन होगा।
दो फंक्शन होंगे। वाइस वर्सा सिंस के भी दो फंक्शन होंगे, एक ये कंजक्शन होगा, एक ये प्रपोजिशन होगा। क्या होगा? कंजक्शन होगा और क्या होगा? प्रपोजिशन होगा। कंजक्शन और प्रपोजिशन, ठीक है। अच्छा, जब ये कंजक्शन होगा तो किसका काम करेगा, जब ये प्रपोजिशन होगा तो किसका फंक्शन करेगा? तो इसके लिए पहले मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूँ, है, फिर उनको आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के वापस चर्चा करेंगे, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9। मैंने कहा ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 10। मैंने कहा ही हैज written many letters since he came here एक ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट है, अगला स्टेटमेंट है आपका। मैंने कहा since he was weak comma he failed in the examination ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखे गए हैं। अब इनमें ज़रा आइडेंटिफाई करिए, सिंस को आप अंडरलाइन करिए, ठीक है, जहाँ जहाँ पर सिंस है। जैसे ये पहले वाला सिंस ये है, दूसरे वाला सिंस ये है, थर्ड वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये सिंस हमें क्या बता रहा है। तीनों स्टेप में हमें सिंस के बारे में, सिंस से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये आप बताइए। देखिए, इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो एक बात समझिएगा, पहले वाले पे अगर आप ध्यान से देखें सिंस मॉर्निंग, तो ये टाइम बता रहा है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि सिंस यहाँ पर बता क्या रहा है। पहले वाले पे टाइम बता रहा है, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। सेकेंड वाले में ही हैज़ रिटन मैनी लेटर सिंस ही केम हियर, जब से वह यहाँ आया है। यहाँ पर भी ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो स्टार्टिंग के दोनों स्टेटमेंट में टाइम बता रहा है। लास्ट वाले में सिंस ही वॉज वीक, क्योंकि वह वीक था इसलिए फेल हो गया। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है। तो अभी आप जो पैटर्न आपने फॉर के लिए अप्लाई किया था, वाइस वर्सा सिंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि सिंस के भी दो फंक्शन हैं, एक जब टाइम बता रहा होगा और एक जब रीजन बता रहा होगा। अच्छा, टाइम के बताने वाले केस में आप इसको क्या मानते हैं? टाइम के बताने वाले केस में हम इसको प्रपोजिशन मानते हैं। यहाँ पर भी क्या मानोगे आप? प्रपोजिशन मानोगे, सही है। लेकिन आप जब इसको रीजन बता रहा होगा तब क्या मानोगे आप? कंजक्शन मानोगे। तो सिंस के दो पार्ट ऑफ स्पीच निकल करके आए, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट ऑफ स्पीच? कंजक्शन और प्रपोजिशन। अगर ये टाइम बता रहा होगा, अगर ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है तो ये प्रपोजिशन है। अगर ये रीजन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो फिर ये कंजक्शन है। होपफुली दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब तीसरे वाले स्टेप पे चलते हैं, उसके पहले ये बात समझ लेते हैं। देखिए, तो सिंस और फॉर के बारे में आप मोटे मोटे तौर पर आप दोनों बातें क्लियर कर लीजिए कि सिंस भी कंजक्शन और प्रपोजिशन होता है, फॉर भी कंजक्शन और प्रपोजिशन होता है। कंजक्शन के केस में ये रीजन बताता है, सिंस भी कंजक्शन के केस में रीजन बताता है, प्रपोजिशन के केस में दो काम करता है, या तो टाइम बताता है या तो पर्पज बताता है। अच्छा, उस वाले में सिंस वाले में पर्पज नहीं होता, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हो गई। जब ये बात क्लियर हो गई तो अब आपको सेंटेंस सॉल्व करना बेहद आसान हो गया कि सिंस ही वॉज टायर्ड ही लेट डाउन, है ना, क्योंकि वह थका हुआ था इसलिए लेट गया। यहाँ पर ये सिंस क्या है? तो आपने फाइनली, अब जा करके आपने फाइनली ये बात क्लियर कर पाए कि ये जो सिंस है ये यहाँ पर रीजन है, ये यहाँ पर कंजक्शन है और रीजन बता रहा है। अगर ये रीजन बता रहा है तो क्या रीजन बताने वाला दूसरा वर्ड इस सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हो?
तो क्या वो अगर इंक्लूड कर सकते हो तो क्या मीनिंग जस्टिफाई होगा? तो मीनिंग जस्टिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस सो को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे सो ड्रॉप करोगे सेपरेटर लगाना पड़ेगा। तो सिंस ही वॉज टायर्ड ही ले डाउन, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी बात को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। अब पूरा एलेबोरेट क्या करना है, मतलब पहले इसको एक साथ समराइज करते हैं। देखो, तो अब आपने पूरी बात को अगर मैं ये कहूँ कि सिंस एक कंजक्शन है, एज एक कंजक्शन है, बिकॉज एक कंजक्शन है, बिकॉज एक कंजक्शन है, ठीक है। इनके साथ अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, इनके साथ आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट आपने लिखा। जब आपने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर सो का यूज कर सकते हो, बिकॉज का यूज कर पाओगे, देयरफॉर का यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रीजन बताने वाले कंजक्शन हैं। तो इनके साथ नॉर्मली हम केवल सेपरेटर से काम चला लेते हैं। तो सिंस एज बिकॉज अगर कंजक्शन के रूप में यूज है, कंडीशन मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर एज या कंजक्शन यूज हुए हैं। अब आप ये बात हमेशा के लिए याद कर लें कि नहीं, सिंस एज बिकॉज कहीं मिल जाएगा तो इनके साथ सो नहीं लगेगा, तो ये बात फिर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहीं पर एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। एक स्टेटमेंट मैं अगला लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट कितने हो गए आपके? 11 के बाद 12। अब 12 को ज़रा ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइएगा क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कहा एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, ठीक है। अब यहाँ पर FIB है, FIB की जगह A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पर सो है, यहाँ पर बिकॉज है, ठीक है, यहाँ पर एज है, यहाँ पर नो कंजक्शन है, नो कंजक्शन है। विच वन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, क्या एज यू सो, जैसा आप बोगे, पहले तो इसका मीनिंग आप समझ लो कि जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, है ना। ये एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब के साथ कभी कोई ग्रामेटिकल रूल काम नहीं करता है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अगर हम समझें, एज यू सो, तो यहाँ पर आएगा सो शैल यू रीप, ठीक है। तो इसको एज इट इज आपको याद कर लेना है, इसको एज इट इज आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो कई बार इस तरीके से पूछ लेता है, एज यू सो शैल यू रीप। आइए आगे बढ़ते हैं बंधु, अगले वाले स्टेटमेंट में आते हैं। 12 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैंने फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन बनाने के, अच्छा अब तक आपने ये पढ़ रखा है कि ऐसे कंजक्शंस जो रीजन बताते हैं। अब आपसे कहा जाए कि कुछ एक काम करिए कि ऐसे कंजक्शंस के नेम बताइए जो रीजन बताते हैं। तो अब आपके पास है कंजक्शन, सिंस है, एज है, बिकॉज है, सो है, ये ऐसे कंजक्शन है जो रीजन बताते हैं। जैसे फॉर है, फॉर भी कंजक्शन के तौर पर रीजन बताता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लिखा, द रीजन वाई ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, the reason why he failed in the examination due to his carelessness ठीक है। अब इसके बारे में जब आप बात करोगे, द रीजन वाई ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू हिज केयरलेसनेस है, तो एक फ्रेज आपको मिल रहा है। फ्रेज क्या मिल रहा है, द रीजन वाई। फ्रेज क्या मिल रहा है, द रीजन वाई। एक ये फ्रेज मिल रहा है आपका, द रीजन वाई, ये एक फ्रेज मिल रहा है। अच्छा, ये एक ऐसा फ्रेज है जो रीजन बताने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रीजन बताने का काम कर रहा है। तो क्या इसके साथ रीजन बताने वाले वर्ड्स यूज कर पाओगे? एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा,
नहीं यूज कर पाओगे, तो इसके साथ भी रीजन बताने वाले कंजक्शन तो नहीं लगा पाओगे। जैसे इसने क्या किया है, इसने आगे ड्यू टू लगा रखा है। अब ड्यू टू है, जैसे अगर हम बात करें ड्यू टू की या फिर ओइंग टू। अच्छा, इनका पार्ट ऑफ स्पीच आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ड्यू टू और ओइंग टू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ड्यू टू कहाँ यूज करते हैं, ओइंग टू कैसे यूज करते हैं। ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता, ये कभी बीच में नहीं आता, पता नहीं क्या अनावश्यक पढ़ते हो। उसका एक्चुअल तरीके नहीं पता होता है आपको कि ड्यू टू का फंक्शन क्या है, ओइंग टू का फंक्शन क्या है। अगर आप वो समझ लें तो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ओवरऑल बस एक ही बात है कि ये क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। तो क्या ऐसा कर पाओगे कि द रीजन वाई लिखो और उसके साथ ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज, हेंस, ये सभी वर्ड आप यूज करो, देयरफॉर, है ना? तो नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि द रीजन वाई अपने आप में एक ऐसा फ्रेज है जो रीजन बताने का काम करता है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू को ओमिट करना पड़ेगा। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो द रीजन वाई के साथ भी हम कोई भी ऐसा कंजक्शन या ऐसा वर्ड नहीं यूज करते जो रीजन बताने वाला हो। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो अब ये पहला वाला जो कंजक्शन था ना, अब जा कर के इसको हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म किया है। इससे रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी फॉर से रिलेटेड, लेकिन फॉर नहीं ख़त्म किया आपने। इससे रिलेटेड जितने रीजन बताने वाले कंजक्शन थे वो सभी के सभी आपने कंप्लीट कर लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे क्या है, ये है आपका एंड। एंड के बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। देखो, अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो सेकंड आता है आपका कौन सा, ए। ए क्या है, ए का मीनिंग है एंड। ठीक है, तो दूसरा कंजक्शन है आपका एंड। एंड के बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ठीक है, क्या कि एंड का यूज आप क्या करते हो, एंड का यूज दो सेम चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए करते हो। ठीक है, एंड और बट में डिफरेंसेस होते हैं। बट क्या करता है, बट हमेशा दो कंट्रास्टिंग नेचर वाली चीज़ों को कनेक्ट करता है, दो अपोजिट चीज़ों को कनेक्ट करता है। जबकि एंड जो है वो दो सेम चीज़ों को कनेक्ट करता है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि बोथ के साथ पेयरिंग बनती एंड की, बोथ के साथ पेयरिंग बनती एंड की, है ना? और एंड इसी तरीके से बेडवीन के साथ पेयरिंग बनती है एंड की। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि बोथ के साथ आपको एंड लगाना है और बेडवीन के साथ आपको एंड लगाना है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे देगा। 13 के बाद 14, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कहा माई फादर इज पुअर, माई अंकल इज रिच, माई अंकल इज रिच। ठीक है, एक दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा, ही इज इंटेलिजेंट लेबोरियस। अगला एक स्टेटमेंट लिखा 16 he is weak, hard working। अगला है आपका स्कूल लाइफ इज डल, कॉलेज लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉलेज लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगला है एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर इज पॉपर। यंगर ब्रदर इज टाइकून।
टाइकून। अगला है आपका 18 19, बोथ राहुल along with his children his children children is are coming today। एक ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट और है 20, he came here he came here between 9 a.m. to 10 a.m। ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिखा हमने 21, राहुल and not his friends are diligent। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये बहुत कुछ आपको सिखाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो मेनली अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि केवल आप इतनी सी बात सीख रहे हो कि एंड दो सेम चीज़ों को कनेक्ट करता है बट दो अपोजिट बातों को कनेक्ट करता है, लेकिन उसके इम्प्लाइड जो मीनिंग है वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। देखिए, माई फादर इज पुअर, माई अंकल इज रिच, है ना। मेरे जो पिता हैं वो गरीब है, मेरे अंकल जो हैं वो रिच है। दो अपोजिट बातों को आप कनेक्ट कर रहे हो, दो अपोजिट बातों को कनेक्ट करने का काम किसका है, होता है बट का। तो माई अंकल इज पुअर बट माई फादर इज पुअर बट माई अंकल इज रिच, ही इज इंटेलिजेंट लेबोरियस। अब इंटेलिजेंट और लेबोरियस दोनों सेम क्वालिटीज है, सेम क्वालिटीज है तो क्या लगाओगे, एंड, कि वह इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ लेबोरियस भी है, मेहनती भी है। तो दोनों सेम क्वालिटी तो आपने किससे कनेक्ट किया, एंड से कनेक्ट किया। आइए आगे चलते हैं। ही इज वीक हार्ड वर्किंग। अब वीक क्या है, कमजोर है, हार्ड वर्किंग है, दो अपोजिट बातें हो गई। अपोजिट बातें हो गई तो क्या लगाओगे आप, बट, क्या लगाओगे आप, बट। ही इज वीक, वह कमजोर है लेकिन हार्ड वर्किंग है, जस्ट अपोजिट बात। अगर दो सेम बातें कनेक्ट कर रहे हो तो एंड, अपोजिट बातें कनेक्ट कर रहे हो तो बट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा है, स्कूल लाइफ इज डल, कॉलेज लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्कूल लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डल है, जबकि कॉलेज लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो डल और इंटरेस्टिंग अपोजिट बातें हैं। स्कूल लाइफ जो है वो डल है, कॉलेज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट। यहाँ तक होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिज एल्डर ब्रदर इज पॉपर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है। अ पर्सन हु हैज़ नथिंग, उसको बोलते हैं पॉपर। कह रहा है यंगर ब्रदर इज टाइकून, बड़ा भाई जो है वो टाइकून, छोटा भाई जो है वो टाइकून है, बड़ा भाई जो है वो कंगाल है ना। तो क्या करोगे, दो अपोजिट बातें, दो अपोजिट बातों को कौन बताएगा, बट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले स्टेप में आते हैं। कह रहा है बोथ राहुल अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज आर कमिंग टूडे। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ मैं, आप पहले सुनिए इसके बारे में। ठीक है, बोथ राहुल अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन। ठीक, देखो एक तो सिंपल सी बात अगर आप समझोगे तो एक ये है कि बोथ के साथ यहाँ पर अलॉन्ग विथ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा। तो बोथ राहुल एंड हिज चिल्ड्रन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा यहाँ पर, ये जो आप लगा रहे हो इज या आर, है ना, ये क्या आएगा यहाँ पर। तो मैं इस बात को पहले अलग से समझाता हूँ, फिर वापस सेंटेंस में आते हैं। 21 के बाद 22 चीज़ें यही इसी तरीके से सीखने लायक हैं आपके लिए। कंजक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने कहा बोथ रमन एंड राहुल इज आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिखा हमने 22 के बाद 23। मैंने कहा राहुल along with रमन is are working hard। ये स्टेटमेंट है।
अब कुछ नहीं करना है आपको। एक पहले वाले में अगर देखो तो जब आप एंड लगाते हो, एंड लगाते हो तो दो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, है ना। तो पहले वाले पे देखो एक चीज़ और समझना कि जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना, ठीक है, SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कोई टॉपिक नहीं होता। मैं इसको कोई टॉपिक नहीं मानता, पहली बात ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बाकी सभी टॉपिक्स में आ जाती हैं, तो वहीं से कवर हो जाता है। ठीक, आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये टॉपिक ऑलरेडी सभी चीज़ों में आप पढ़ लीजिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जा करके। लोग बड़ा इंटरेस्टिंगली, अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है, ठीक है, कि आप इससे स्टार्ट करते हो। किसी बच्चे को ढंग से सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, अब इस टॉपिक से स्टार्ट करो, तो क्या रटाने के अलावा आप कर ही क्या सकते हो? उसको समझा नहीं रहे हो, उसके आप हाथ पैर काट रहे हो, एक तरीके से कहा जाए तो, है। तो वो काम नहीं करना है, खास तौर से बच्चों के लिए। देखो एंड लगा है, एंड में कनेक्ट करोगे तो दोनों की बात करोगे। तो रमन एंड राहुल दोनों की बात करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? आर आ जाएगा, सही है। यहाँ पर बात करें राहुल अलोंग विथ रमन। अब एक बात बताओ, ये जो अलोंग विथ है ये प्रपोजिशन है, ये क्या है? ये आपका प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, रमन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन बन गया? वो बन गया राहुल। तो राहुल के अनुसार आपको लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज। तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जब आपकी होगी तब आपको चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। इसलिए मैं एक एक चीज़ को सुलझा रहा हूँ, रूल के तरीके रटा नहीं रहा हूँ, और ना आपको रटना है ना। चलिए, तो होपफुली ये बात समझ में आगे होगी आपको। आइए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ जो, इसीलिए मैंने यहाँ पर इज या आर दे दिया, ठीक है, ताकि आप वर्ब वाला सेक्टर भी है जो है वो टैकल करें, तो आपको एक्चुअल क्लैरिटी आए कि एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ पर देखोगे तो कनेक्ट कर रहे हो तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अगर इस बोथ को हटा दो, यहाँ एंड हटा दो, अलॉन्ग विथ ही रहे तो फिर इज आएगा। आइए, ही केम हियर बिटवीन 9 AM to 10 AM। देखो रूल के तरीके रटना है तो बिल्कुल आसान है कि आप टू को हटा दीजिए, एंड लगा दीजिए, और आपको सिंपल सी बात ये समझ में आ जाएगी कि बिटवीन है, बिटवीन एक प्रपोजिशन है, बिटवीन के साथ आप एंड का यूज करते हो। सीधे साधारण शब्दों में अगर आपको रटना है तो, ठीक है। अगर आपको समझना है तो फिर उसके लिए एक बात यहाँ पर समझिएगा इसको, कि बिटवीन क्या होता है? बिटवीन क्या होता है? एक प्रपोजिशन होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। बिटवीन एक प्रपोजिशन होता है। आपने आगे लिखा है राहुल टू रोहन, मान लो ये लिखा है राहुल टू रोहन, ठीक है, ये लिखा है आपने। अच्छा, प्रपोजिशन के बाद उसका हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर से प्रपोजिशन, तो ये तो फिर अलग बन जाएगा, जबकि ये एक बिटवीन एक ऐसा प्रपोजिशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला प्रपोजिशन है। क्या बताने वाला है? डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच में है? राहुल और रमन के बीच में। यहाँ पर रमन लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए? यहाँ पर रमन लिख लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करो ना, फिर अलग से प्रपोजिशन लगाने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए ये प्रपोजिशन गलत होता है, इसलिए यहाँ पर एंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि बिटवीन के साथ हम एंड क्यों लगाते हैं, टू क्यों नहीं लगाते हैं। हालांकि एक बात और समझना, अगर आप बिटवीन ना लगाओ और आप ऐसे लिखो 9 to 10, सही है, 10 to 11 सही है, 11 to 12 करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके पहले जैसे आपने बिटवीन लगा दिया है ना, तो फिर ये टू गलत हो जाएगा तीनों केसेस में। फिर आपको एंड ही लगाना पड़ेगा हर एक केस में। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एंड ही लगाना पड़ेगा। होपफुली ये बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए, हाँ, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिलहाल एक क्वेश्चन बचा था आपका, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो बिटवीन के साथ हम क्या लगाते हैं? टू नहीं लगाते, एंड लगाते हैं, ठीक है। अगर पहले बिटवीन नहीं लगाया तो फिर वो सही हो जाएगा 9 AM to 10 AM। राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। अब पहले तो ये समझो जरा, क्या समझना है। देखो बहुत सारे बच्चे, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है इनको लेकर के, कि जो एंड है और जो एंड नॉट है, क्या डिफरेंस है दोनों में?
एंड और एंड नॉट। ऐसा तो नहीं धोखे से लग गया हो नॉट, है ना। तो ये बात समझिएगा। देखो एंड एक कंजक्शन है, एंड एक कंजक्शन है, एंड एक कंजक्शन है, और एंड नॉट जो होता है ये प्रपोजिशन होता है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ले आया। ठीक है, क्वेश्चन बनने लग गए कि एंड एक कंजक्शन है जबकि एंड नॉट जो है वो एक प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन का फंक्शन अलग, कंजक्शन का फंक्शन अलग, यू नो वेरी वेल। वो बात आप बड़े आसानी से जानते हो। तो देखो जरा एक बात समझना है यहाँ पे। जब आपने एक स्टेटमेंट ये लिखा है, कौन सा लिखा है, ये वाला, कह रहा है राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। तो एंड नॉट जो है ये क्या बन गया, प्रपोजिशन बन गया। तो ये इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। देखो इंग्लिश बिल्कुल मैथमेटिक्स के तरीके होती है, बशर्ते आप उसको डील करना सीख जाए। कि जैसे मैथ्स में फार्मूले लगाते हो ना आप, है ना, सेम इंग्लिश में वही प्रोसीजर है। लेकिन उसको पकड़ने का, ग्रिप करने का आपका सही तरीका, अंदाज सही हो जाए तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर देखो कि एंड नॉट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन बना, देखो ये बन गया राहुल, और राहुल के अनुसार आपको रखना है। तो राहुल के अनुसार तो फिर आर नहीं आएगा, ए जाएगा। तो ये अंतर आ जाता है बेसिकली। अब इसी सेंटेंस में अगर आप नॉट ना लिखें, केवल एंड लिखें, तो आंसर कुछ और होगा। जैसे अगर मान लो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूं, अब बताना आंसर क्या होगा। अगर ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखा होता, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, इज आर डिलीजेंट, इज आर डिलीजेंट। तो अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। आपने एंड लिख रखा है, एंड लिख रखा है, तो उस केस में फिर क्या करोगे बताओ। एंड का काम तो बेसिकली प्लस करना है, प्लस करना है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनमें आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को सही से टैकल कर पाओगे। तो ये दूसरा ख़त्म हुआ फिलहाल, ठीक है, कौन सा, एंड वाला ख़त्म हुआ, ठीक है। अब एंड ख़त्म कर लिया तो लगे हाथ बट भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि बट के बारे में तो हमने केवल एक ही बात सीखी है कि बट क्या करता है, दो अपोजिट बातों को कनेक्ट करता है। तो देखो जरा, अब हम बात करने वाले हैं बट के बारे में, एक एक कंजक्शन के बारे में तसल्ली के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको यही काम करना है, इसी तरीके सुलझा करके चलना है कि एक बार और लास्ट बार पढ़ो। देखो बट के बारे में एक्चुअल में अगर देखोगे तो इसके भी दो फंक्शन होते हैं। बट भी आपका एक कंजक्शन होता है, जैसा कि बचपन से पढ़ते आए हो। लेकिन सेकंड वाली जो बात है कि बट एक प्रपोजिशन भी होता है, बट एक प्रपोजिशन भी होता है। बट एक कंजक्शन भी है और बट एक प्रपोजिशन भी है। जब ये कंजक्शन होता है तो मीनिंग वही आता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने, जब वो, है ना लेकिन किंतु परंतु, ये मीनिंग आता है, लेकिन किंतु परंतु, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं है, अपोजिट बात, जो भी बात बोलोगे वो अपोजिट होगी। अच्छा, प्रपोजिशन के केस में क्या आता है, इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मीनिंग होता है को छोड़कर, को छोड़कर, को छोड़कर। ये वाले तो आपने अभी डिस्कस किए हैं, ये वाले डिस्कस कर लें। तो देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था आपका, सॉरी 23 तक हो गया था, 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रा आप आंसर बताने की कोशिश करना। मैंने कहा ऑल, पहले तो आप पहचानना सीखो। ऑल बट सी हर appeared in the examination, पहले देखो लेकिन किंतु परंतु का मीनिंग लगा पा रहे हो क्या। पहला क्वेश्चन तो आपका वही होगा कि लेकिन किंतु परंतु का मीनिंग आ रहा है क्या। तो ऑल यहाँ पर लेकिन किंतु परंतु लगा नहीं पाओगे, है। तो वो वाली कहानी तो जो आप लेकिन किंतु परंतु वाली सोच रहे हो वो तो हो गई यहाँ पर ख़त्म, ठीक है, उसका हो गया डेड एंड। अब अच्छा दूसरा वाला, है ना,
दूसरा वाला जैसे लगाए तो यहाँ पर बट का मीनिंग है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर। किसको छोड़कर? सी या हर को छोड़कर के सभी के सभी एग्जाम में अपीयर हुए। अब ये मीनिंग पूरा क्लियर है, कंप्लीट है। जब ये मीनिंग क्लियर और कंप्लीट है तो बट यहाँ पर जो है वो एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम नहीं कर रहा है। तो बट यहाँ पर क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है सी आएगा, हर आएगा तो हर आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। ये क्लियर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है आपसे। कैसे पूछ सकता है देखना। क्वेश्चन नंबर 25। एवरीवन बट हिम हैज वॉच द मूवी। ये लिखा है, समझिए जरा इसके बारे में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एवरीवन बट हिम हैज वॉच द मूवी। अब आप कैसे तोड़ोगे? तोड़ने की कोशिश करो जरा। क्या तोड़ोगे? देखो लेकिन किंतु परंतु का मीनिंग तो आने से रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन किंतु परंतु का मीनिंग जो है वो तो आने से रहा। तो बट यहाँ पर क्या बना? प्रपोजिशन बना। प्रपोजिशन बना तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, पीओ बन गया, पीओ। तो इसका मतलब एक्चुअल सब्जेक्ट कौन हो गया? एवरीवन। एवरीवन के अनुसार ही आपको लगाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन बना देगा ये कि जरूरी नहीं वो कंजक्शन के बेस पर बनाए, आपसे दूसरी बात पूछ लेगा कि इसके लिए अब वर्ब कैसे यूज करोगे, है। अब एक काम करते हैं और इस वाले पॉइंट को और एलेबोरेट करते हैं। 25 के बाद 26, 25 के बाद 26। मैंने कहा although he is weak but he is laborious। यद्यपि वह कमज़ोर है, आप क्या कह रहे हो? यद्यपि वह कमज़ोर है फिर भी मेहनती है। ठीक है, कमज़ोर है लेकिन फिर भी मेहनती है। अब आपने दो चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली यूज कर दी, वहाँ से ये सेंटेंस हो गया गड़बड़। कैसे यूज किया जरा समझने की कोशिश करिएगा। दो या आल्दो एक कंजक्शन होते हैं आपके, एक दो है और एक आपका आल्दो है। अच्छा, ये कैसे कंजक्शन होते हैं? ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कंट्रास्ट बताते हैं, कंट्रास्टिंग नेचर वाले कंजक्शन होते हैं। कैसे कंजक्शन होते हैं? जो कंट्रास्ट बताते हैं, कंट्रास्टिंग नेचर वाले कंजक्शन होते हैं, है ना। जब ये कंट्रास्ट बताते हैं, कंट्रास्टिंग नेचर वाले कंजक्शन होते हैं दो और आल्दो, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन सिंपल सी बनेगा कि आपने ये बात भी तो पढ़ी थी कि बट भी तो एक कंजक्शन है और ये भी क्या बताता है? कंट्रास्ट बताता है। ठीक है, कंट्रास्टिंग नेचर वाला ये भी कंजक्शन है। तो क्या दोनों को एक साथ यूज कर पाओगे एक ही सेंटेंस में? नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि अगर एक से आपने वो मीनिंग दे दिया है तो दूसरा भी तो वही मीनिंग कन्वे करेगा। तो दोनों सेम सेंस के एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन हो जाएंगे, जो कि लिटरली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप आल्दो लिख रहे हैं, आल्दो ही इज वीक, है ना, तो आप इस सेंटेंस को वैसे तो पता है आप दो तरीके से सही कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस लिखा है इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। कैसे? लेकिन एग्जाम में कैसे सही करना है वो मैं भी बताऊंगा, पहले आप इस बात को समझना। देखो, मैंने कहा चाहो तो इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखो, आल्दो ही इज पुअर, आल्दो ही इज वीक ही इज लेबोरियस। ये सही हो गया सेंटेंस। ठीक है, और चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपने कहा ही इज वीक बट ही इज लेबोरियस, ही इज वीक ही इज लेबोरियस। ये सही है, ये सही है। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सॉल्ट आउट हो गई। क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हुई कि आपने एक में आल्दो को रोक रखा है और एक में आपने बट को रोक रखा है। अच्छा, दोनों से मीनिंग तो अल्टीमेटली वही निकल रहा है, जो आप चाह रहे हैं मीनिंग तो वही निकाल रहे हैं दोनों में।
तो इसलिए दोनों करेक्ट हो गए, दोनों को एक साथ नहीं यूज कर पाओगे। दूसरी बात एक और, ठीक है, कि आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा, देखिएगा 26, 27, 28, 29, इसका आपके मन में एक और आ रहा होगा कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, although he is weak at he is laborious, यद्यपि वह कमज़ोर है फिर भी मेहनती है। देखो ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। तो अगर हम अब इस बात को पूरा समराइज करने की कोशिश करें, जो अभी तक आपने ये बातें सीखी हैं, ठीक है, तो इनको अगर समराइज करने की कोशिश करें तो आपके दो और आल्दो ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनके साथ आपको क्या करना है, ठीक है, कॉमा का यूज करना है, या फिर आप एट भी लगा सकते हो, लेकिन आपको बट नहीं लगाना है। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया था वो स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाए तो आप आल्दो को हटाएंगे या बट को रिमूव करेंगे, तो उस केस में जो कंजक्शन पहले आया है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, है ना। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, देखिएगा 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30। मैंने कहा एक ये स्टेटमेंट है, इवन दो he is poor, he is honest, even though he is poor he is honest, यदि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो देखो एक बात और समझिएगा यहाँ पर कि जब आप दो यूज करते हो, आल्दो यूज करते हो, और आल्दो की ही फॉर्म होती इवन दो, आल्दो का ही फॉर्म होती इवन दो, तो इनके साथ आपको क्या करना है, इनके साथ कॉमा या एट का यूज करिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि आप चाहो तो इस स्टेटमेंट में कॉमा लगा लो, चाहो तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पर आप एट लगा लो, लेकिन जब ये स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे उस तरीके से उल्टा करके, तो फिर आपको एट नहीं लगाना, ये बात ध्यान देना। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को, इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, सॉरी क्या था आपका, हाँ, ही इज ऑनेस्ट, ये लिखा आपने, ही इज ऑनेस्ट, इवन दो ही इज पुअर, अब ये स्टेटमेंट चाहे तो आप ऐसे लिखे, चाहे तो आप ऐसे लिखे, बोथ वेज, दोनों तरीके से ये कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। आइए अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ, आप बताना ये सही है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ठीक है। although he failed in the examination at he adopted the right strategy, ये एक स्टेटमेंट है। although he failed in the examination at he adopted the right strategy, ठीक है। देखो, या एक काम करो, ये स्टार्टिंग वाला although हटा दो, he failed in the examination at he adopted the right strategy, वह एग्जाम में फेल हो गया फिर भी। अच्छा, एट के बारे में जानते हो आप, एट के दो पार्ट आप स्पीच लास्ट सेशन में जब एडवर्ब की बात कर रहे थे तब भी मैंने ये बात की थी कि एट कंजक्शन होता है और एट एडवर्ब होता है, दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो, है ना। तो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, अब ये बात पता है, ये बात थोड़ा सा आप, ठीक है, करेक्ट नहीं बोल रहे हो। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एट ही एडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी, वह एग्जाम में फेल हो गया फिर भी उसने राइट स्ट्रेटजी अपनाई, या यूँ कहें कि यद्यपि उसने राइट स्ट्रेटजी अपनाई फिर भी एग्जाम में फेल हो गया, तो ये बात ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस स्टेटमेंट को एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था 33,
आल्दो, जहाँ पर एट लिखा है वहाँ आल्दो होना चाहिए था, जहाँ पर एट लिखा है वहाँ पर आल्दो होना चाहिए था। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, he failed in the examination, he failed in the examination, although he adopted the right strategy, the right strategy strategy। ठीक है, ये करेक्ट आपका स्टेटमेंट बनेगा जा करके। तो होपफुली ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोगों ने कुछ कंजक्शंस के बारे में चर्चा की है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में चर्चा की है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी हम लोग स्पेशली फॉर के बारे में बात की है, सिंस के बारे में बात की है, एज। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। मैंने कहा एज आमिर खान is a perfectionist, so he always insist to retake the shot until he satisfies ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद आया तो मैं करा दे रहा हूँ। हालांकि स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में जो मैंने बताया है वहीं का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यद्यपि आमिर खान एक अच्छे परफेक्शनिस्ट हैं, नहीं, क्योंकि आमिर खान एक अच्छे परफेक्शनिस्ट हैं। एज के बारे में क्या जानते हो? एज के बारे में आप ये बात जानते हो कि एज जब कंजक्शन के तौर पर यूज करते हो तो ये क्या बताता है? रीजन बताता है। और जब ये रीजन बताता है तो इसके साथ रीजन बताने वाला कोई दूसरा कंजक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आप ये लिख रहे हो एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्योंकि आमिर खान एक अच्छे परफेक्शनिस्ट हैं, तो यहाँ पर आगे जो सो लगा रहे हो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी काम तो वही कर रहा है अल्टीमेटली, रीजन बताने का, और रीजन बताने वाला दूसरा कंजक्शन यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पर कॉमा सेपरेटर का यूज कर लो। तो बेसिकली आपने ये वाला पॉइंट जो सीखा था क्या, कि सिंस एज बिकॉज के साथ आप क्या करते हो? कॉमा का यूज करते हो, सेपरेटर का यूज करते हो। ठीक है, वही पॉइंट है। इसके अलावा आपने सिंस सीखा, फॉर सीखा, बिकॉज सीखा, बिकॉज ऑफ में अंतर, एंड नॉट में अंतर, एंड बट में डिफरेंसेस, क्लियर, एंड के यूसेस सीखे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद दो या आल्दो के बारे में सीखा आपने, है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोगों ने स्पेशली केवल और केवल कंजक्शन को डील किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के आगे से प्रोसीड करेंगे और भी चीज़ों को एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए फ़िलहाल इतना ही गाइज, और एडवर्ब वाली प्रैक्टिस बहुत जल्दी आपको, ठीक है, 1-2 दिन के बाद, ठीक, थोड़ा सा अवस्था है, आई होप यू विल मैनेज इट, है ना। और उसके बाद चीज़ें सारी आपकी उसी तरीके एज यूजुअल हो जाएंगी जैसे, ठीक है, होनी है। चलिए, तो फिलहाल लेते हैं इजाज़त आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू गाइज।